सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी को जय भीम, जय संविधान, जय मंडल। मेरा आज राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के तत्वाधान में और जो प्रोफेसर और नॉन टीचिंग एम्प्लॉय का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के माध्यम से आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और ट्रेड यूनियन 1926 एक्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरा प्रयास है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा नज़रिया है, उसको कम शब्दों में प्रस्तुत करने का कोशिश करूँगा। और पहले तो आपने मुझे पहले ही पंक्ति में मुझे अवसर दिया, इसके लिए भी तहे दिल से आभार। और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि और सामने मेरे बैठे सभी सीनियर साथी को भी पुनः जय भीम। आते हैं मुख्य मुद्दे पे। अब तक का जो दौर रहा इस समाज का, SC ST OBC माइनॉरिटी, हमारे जुड़ने का माध्यम सिर्फ एक माध्यम रहा है, सामाजिकता। और हमारे महापुरुषों का भी एक काम करने का जो तरीका रहा है, लोगों को जोड़ के आर्थिक शोषण हो या सामाजिक शोषण हो या राजनीतिक शोषण हो या सामाजिक शोषण हो, उस आधार पे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उस आधार पे हम अपनी बात रखते हैं। और मैडम जी ने जिस तरह से बताया कि लोखंडे महाराज और ज्योतिबा फूले, उसके बाद बाबा साहब का भी स्पीच है एक मजदूरों को लेके। 12-13 फरवरी 1938 मनवाड़ में एक सभा होती है, मोस्टली रेल कर्मचारियों की ही सभा होती है, जिसमें रेल कर्मचारी होते हैं। और उनका वो लाइन होता है, वो कहते हैं कि आप इस सिस्टम में, इस सरकारी सेक्टर में, चाहे आप ग्रुप डी के पोस्ट पे हो जाइए, चाहे आप क्लास 1 पे हो जाइए, आपको लोग जात के ही नाम से जानेंगे। और ये हुआ भी है आज। और उस समय उनका दिशा निर्देश था कि जितनी जल्दी आप ट्रेड यूनियन पे काम कर लें, उतना ही बेहतर होगा। आज शिक्षा जगत जैसे जितने भी सरकारी सेक्टर हैं, उसको बचाने का वह लोग दावा करते हैं जो व्यवहारिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में इस वर्ग के कभी हितैषी नहीं रहे हैं। आज जितनी ट्रेड यूनियन काम कर रही है, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षक संघ, उसमें काम करने वाले लोग, उनकी जो लीडरशिप है, वो एक वर्ग के लोग हैं। और वही वर्ग दावा करता है कि इन सेक्टर को हम बचा लेंगे। और यह वर्ग जो इस वर्ग से सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है सरकारी सेक्टर से, इस वर्ग का सिर्फ एक काम है, यदि SC ST है तो बाबा साहब की जयंती मनाएगा, OBC है तो अपने तरीके से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है डिपार्टमेंट में। आज जितनी भी SC ST वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे डिपार्टमेंट में संगठन काम कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक काम होता है, इस साल बाबा साहब की जयंती का मंच छोटा था, तो इस बार अगली बार बड़ा करेंगे। यह आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा कि यह वर्ग सरकारी सेक्टर को बचाने के लिए कहीं प्रयास कर रहा है या कर रहा होगा। इनका निश्चित कार्यक्रम है बाबा साहब की जयंती या महापुरुषों का जयंती या पुनः पैक्ट धिक्कार दिवस। जिस वर्ग का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन का इतने बड़े लेवल पर उदय हुआ जिन सरकारी सेक्टरों की वजह से, आज वो कहीं भी नहीं दिखता कि वो शिक्षा जगत या अन्य सेक्टर को बचाने के लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित कर रहा है। ट्रेड यूनियन 1926 एक्ट जब इस देश में उदय नहीं हुआ था, तो उस दौर में 1924 हिंद मजदूर सभा का उदय हो जाता है, HMS, जो इस देश की प्रेजेंट टाइम में दूसरी मजदूरों की इकाई है। और इस जो फर्स्ट अभी है BMS, भारतीय मजदूर संघ, जो 1958 में इस देश में आती है। और जो इंटेक है, जो गांधीवादी विचारधारा की दावा करती है, जो आपके माध्यमिक शिक्षक परिषद में अफिलिएशन है इंडिया लेवल पे, उसका अफिलिएशन 1954 होता है। 1924 में कम्युनिस्ट विचारधारा की ट्रेड यूनियन काम करना शुरू करती है। 1944 में इंटेक, जो गांधीवादी विचारधारा का दावा करती है, उसका उदय होता है। और 1958 RSS गोवलकरवादी विचारधारा ट्रेड यूनियन का उदय होता है इस देश में। और यह उस वर्ग की लड़ाई की बात करती है, उस सामाजिक और आर्थिक मूवमेंट की बात करती है, जिस वर्ग को ये सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाली चीज होती है। क्या कभी हमें मानने के लिए स्वीकार है जो फॉरवर्ड लॉबी है, वो सरकारी सेक्टर को बचाने के लिए प्रयास कर रही है? यदि उनके आंदोलनों की भीड़, उनकी संख्या, उनके काम करने के तरीके, उनका लीडरशिप
यदि हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो निराशा हाथ लगती है, क्योंकि वह मन कभी स्वीकारता ही नहीं कि यह सरकारी सेक्टर को लेकर गंभीर हैं, क्योंकि वह वर्ग जो लीडरशिप कर रहा है, इस वर्ग को कभी वो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, धार्मिक जीवन में कभी स्वीकार करता ही नहीं। यह अच्छा समय है, यह अच्छा दौर है कि ट्रेड यूनियन की हम बात करने लगे हैं। इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी है, इस बहुसंख्यक आबादी को अलग लेवल का चुल मचा हुआ सामाजिक काम करने का, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, चाहे रेल कर्मचारी हो, सबको सामाजिक जागरूकता काम करना है। उन सामाजिक जागरूकता के आधार पे हमने जो सरकार बनानी थी बना ली, उन सामाजिकता आधार पे हमने लोगों को जोड़ना था, हमने उतना जोड़ लिया। लेकिन जिस आधार पे हमारा उदय हुआ, जिस आधार पे आज हमारा ये ऐसी हाल में हम बातचीत कर रहे हैं या लोगों से कन्विंसन कर रहे हैं या अच्छे अच्छे मकान बना लिए, अच्छे गाड़ियों ले लिए हैं, जिस आधार के माध्यम से, क्या उन आधार को बचाने के लिए हमारा प्रयास हो रहा है कि नहीं? जो अभी तक सरकारी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो हमारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं, 1860 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। एक दौर ऐसा था जब शिक्षा जगत जैसे इंडस्ट्रीज या सेक्टर या रेल जैसी जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं, जब इस देश में स्थापना हो रही थी, तो उस दौर में इस देश में बड़े लेवल पे कास्टिज्म था। तो हमारे लोगों को यूनाइट होकर संघर्ष करना जरूरी था। उस दौर में यह सार्वभौमिकता सत्य भी था कि SC/ST एक होके, OBC एक होके डिपार्टमेंट में यूनाइट होके नहीं लड़ते तो उन्हें कुर्सियों पे भी बैठने नहीं दिया जाता था। तो उस दौर में हमारे लोगों के लिए SC/ST एसोसिएशन जो भी बने डिपार्टमेंट में जरूरी था, और उसने वो अच्छा एफर्ट भी दिया, क्योंकि लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से अभी भी हमें जानकारी मिलती है कि हमारे लोगों को कुर्सियों पे नहीं बैठने दिया जाता है। तो उस दौर में बड़े लेवल पे था, हमारे लोग यूनाइट हुए और काम किए, लेकिन समय काल और परिस्थिति के साथ हमने अपने लड़ने के हथियार नहीं बदले। हमने SC/ST वेलफेयर पे ही लगातार आज भी काम करना शुरू किया है और पता नहीं कितने सालों तक आगे करते भी रहेंगे। जो 1860 एक्ट है, वेलफेयर सोसाइटी एक्ट का है, वहां आपको कोई कम्युनिटी बेसिस एट्रोसिटी करता है तो हाँ वो स्टैंड ले सकती है। यदि हमारे रोस्टर के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो हाँ वो स्टैंड ले सकती है। लेकिन जब हमारे ग्रामीण से, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात हो, हमारे पॉलिसीज की बात है, तब हम देखते हैं दूसरे की तरफ। कौन सा प्राथमिक माध्यमिक संघ जूनियर जो आप लोगों का ट्रेड यूनियन है उसके तरफ रुख करते हैं। हम अपने लोगों में अपनी राजनीति करते हैं, अपने लोगों में मेंबरशिप करते हैं और संख्या के आधार पे अपना कार्यक्रम को निर्धारित करते हैं। और कहीं कहीं ये प्रशासन हमारे लोगों को सहूलियत भी दिया है कि आपको कार्यालय दे दिया है और दो आपके सीनियर जो पदाधिकारी उनको कुछ सुविधाएं दे दी हैं। अन्य तरह के जो वेलफेयर के माध्यम से सुविधाएं होने वाली हैं उनको सुविधा दे दी है। तो उन सुविधाओं के माध्यम से हमारे लोगों को एक तरह से मुंह बंद किया गया है कि आप अपने लोगों की बात करिए और अपने ही लोगों में लड़ाई झगड़ा करिए। लेकिन जो ट्रेड यूनियन का मूवमेंट है, जैसे मैडम जी ने बताया कि अभी प्रेजेंट टाइम में इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों को ट्रेड यूनियन नहीं करना चाहिए, ईमेल अन्य माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ट्रेड यूनियन 1926 एक्ट हमारे ग्रीवेंसेस, हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, वो हमारे पॉलिसीज की बात करता है। आज इस देश में इस बहुसंख्यक आबादी का ट्रेड यूनियन की बात करना निश्चित रूप से काफी कठिन है। और कठिन इसलिए है क्योंकि आज सरकारी सेक्टर आखिरी सांसें गिन रहा है। उन आखिरी सांसें गिनने के दौर में हम दावा कर रहे हैं कि हम रेलवे या जैसे जितनी सरकारी सेक्टर उनको बचाने के लिए विपरीत परिस्थितियों में बन रही ताकत, और जब लोगों का ट्रेड यूनियन के मूवमेंट से मोह भंग हो रहा है तब ये ताकत इजाद हो रही है। और जो हमारे ट्रेड यूनियन की जो लीडरशिप होती है, आप उनके वेबसाइट पे जब नजर डालेंगे, जिस तरह से हम कैलेंडर की तारीख को देख के अपना त्योहार मनाते हैं, उस तरह से हमारे समस्याओं का जश्न मनाते हैं। जनवरी में जिस तरह से हम मकर संक्रांति मनाते हैं, फरवरी में बसंत पंचमी मनाते हैं, मार्च में होली मनाते हैं, अप्रैल में जयंती मनाते हैं, जिस तरह से उसी तरीके से इन ट्रेड यूनियनों को वेबसाइट पे जाके देखिए
जनवरी में लोगों के बीच में जाना है, फरवरी में मेंबरशिप काटना है, मार्च में जिला प्रदर्शन करना है, अप्रैल में मंडल प्रदर्शन करना है और जून जुलाई जाते जाते इस देश में हर साल निजीकरण को रोका जाता है और हर साल इस देश में एनपीएस के नाम पे देश को बंद किया जाता है। इनका निर्धारित कार्यक्रम है। आपकी समस्याएं, आपके मुद्दे आपके लिए प्रभाव डाल सकती हैं, आपके लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन इनके लिए नहीं। इनके निर्धारित कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के तहत ही ये अपना कार्यक्रम करते हैं। अभी प्रमोशन में आरक्षण की बात है, आरक्षण में जो विसंगतियां हो रही हैं उनकी बात है। 60 वैकेंसियां एक जमाने में भर्ती होती थी, बैकलॉग भर्तियां होती थी, लेकिन इन मुद्दों पे बोलने के लिए, इन मुद्दों पे काम करने के लिए कौन लोग हैं? हमारे लोग तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। यदि हमारे पास ट्रेड यूनियन का मंच होता तो यकीनन रूप से हमें वो देखना नहीं पड़ता। आप ट्रेड यूनियन की ताकत इतना समझ लीजिए कि ट्रेड यूनियन की ताकत क्या है। लोकसभा का चुनाव बीता, इस देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए पेंशन को लेके। सरकार को एक कर्मचारियों का संदेश था कि इतने बड़े आंदोलन आज तक पेंशन के नाम पे खड़े नहीं हुए, और लेकिन सरकार के जो निगरानी तंत्र हैं, जो उनकी एजेंसियां हैं, हमारे बीच में काम करते हैं, हमारे रूप में ही भी काम करती हैं। तो हमारे बीच में एक सुगुफा फेंका गया कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यह न तो सरकार बना सकते हैं और न बिगाड़ सकते हैं। तो भाई जब सरकार को यदि इतना आभास हो गया, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये न सरकार बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं, तो हम इनके वेलफेयर का काम क्यों करें? सरकार ने उन बड़े आंदोलनों को बहुत अच्छे से दमन किया और इन मुद्दों पे 1 इंच या 1 शब्द भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। उसी तरीके से जब आम बजट इस देश में प्रस्तुत होना था तो जो बड़े ट्रेड यूनियन के लीडर हैं वो लोग दावा कर रहे थे कि एनपीएस पे इस पर सुधार होगा और सरकार झुकेगी, 50% गारंटी पेंशन देने का दावा करेगी। लेकिन जो मैसेज ऑलरेडी हम सरकार बनाने के दौरान दे चुके हैं, तो क्या वो सरकार आम बजट में पिघलेगी? सरकार उस दौर भी नहीं पिघली। लेकिन आपको मैं बताऊं, रेलवे में प्रेजेंट टाइम में 4, 5, 6 दिसंबर को चुनाव होने वाला है ट्रेड यूनियन का, मान्यता को लेके, जो प्रशासन के साथ इंटाइटल होती है बैठने के लिए, बात करने के लिए। ट्रेड यूनियन का चुनाव पूरे 11 साल बाद रेलवे में हो रहा है और इस ट्रेड यूनियन के चुनाव होने के अन वक्त सरकार यूपीएस लाती है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसलिए लाती है कि जो सरकार के साथ मिलकर जो ट्रेड यूनियन काम कर रही है, इंटेक और एचएमएस कहने के लिए आपका कम्युनिस्ट विचारधारा पे ट्रेड यूनियन है और इंटेक गांधीवादी विचारधारा की ट्रेड यूनियन है, लेकिन ये दोनों ट्रेड यूनियन सरकार के साथ मिलकर काम करती है। बीएमएस तो इनका खुला ट्रेड यूनियन है, ये मिलकर काम करते हैं। तो बीएमएस, इंटेक और आपका एचएमएस, इनकी जो लोकप्रियता थी कर्मचारियों में और सरकार के ऊपर, कर्मचारियों में लोकप्रियता कम होना और इसकी गिरती हुई साख को बचाने के लिए सरकार ने ट्रेड यूनियन के चुनाव के अन वक्त यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई कि जो हमारी लोकप्रियता गिरी है उस लोकप्रियता को बचाने के लिए हम ये लाते हैं और कर्मचारी फिर इन ट्रेड यूनियनों पे विश्वास करके इनको सत्ता में लाएगा। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम बैकफायर कर गया और जब सरकार और सरकार के तंत्र और जो सहयोगी ट्रेड यूनियन है जब मिलके काम कर रही हैं और यह बताने के लिए पूरी ताकत लगा दी कि यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के भले के लिए है, तो सरकार के द्वारा संचालित होने वाली एजेंसियों को कर्मचारियों ने बखूबी समझा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहीं से भी हमारे लिए नहीं है। अब लोकसभा चुनाव, बजट, इनसे बड़ा कोई चीज इस देश में होने वाला नहीं, लेकिन रेलवे का एक विभागीय समान ट्रेड यूनियन के चुनाव के वक्त केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। यकीनन तौर पे फ्यूचर में स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए भी ये आने वाला है, तय है ये। तो आप ट्रेड यूनियन की ताकत को समझिए। हमारी संख्या कम और ज्यादा हो सकती है, हम सरकार बना नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन इस देश में हम सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था के भागीदार हैं। जिस देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी भी गड़बड़ा जाती है तो एकदम वर्ल्ड वाइड न्यूज बनती है। लोगों के जहन में आती है कि भाई इस देश का कर्मचारी ऐसा क्या बात हो गया
कि आज सड़कों पे है। ब्रिटेन का न्यूज यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उस देश के कर्मचारियों ने, रेल कर्मचारी जो थे, ट्रेन को रोका और सरकार तुरंत बोली कि नहीं, हम निजीकरण के नहीं, अब राष्ट्रीयकरण की तरफ जाएंगे, और उन्होंने किया। तो ट्रेड यूनियन की ताकत ये है। रेलवे के समान चुनाव के पहले उसने यूपीएस का ऑप्शन दिया हम लोगों को, और यकीनन तौर पे वो स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो इसकी ये ताकत और इसकी समझ से हम कोसों दूर रहे हैं। और हमारे लोग जब ट्रेड यूनियन का कोई लीडरशिप करता है, और ट्रेड यूनियन की इतनी गिरी हुई शाख है, तो हमारे लोगों के मुंह से सिर्फ ट्रेड यूनियन के मुंह से क्या निकलता है? गाली। और ट्रेड यूनियन के नाम पे हम किसी भी कर्मचारी को कहें तो ट्रेड यूनियन के नाम पे वो व्यक्ति जुड़ता नहीं है, क्योंकि उसके पास उतनी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर की समस्याएं हो, चाहे वर्किंग लेवल की समस्याएं हो, उसके लेवल की समस्याएं हो, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, चाहे सहायक अध्यापक हो, चाहे प्रोफेसर हो। आज डिपार्टमेंट में कोई ऐसा कर्मचारी यह नहीं कर सकता भैया हमको अपनी समस्या नहीं है। जो जिस लेवल का है उसको उस लेवल की समस्याएं हैं। ऐसा कोई देश का कर्मचारी नहीं है जो कहे कि भैया हमको समस्या नहीं है। तो उन समस्याओं पे तो लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं, उन समस्याओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करते आ रहे हैं, और उन समस्याओं को लड़ने के लिए बड़े यूनियन का बड़ा लीडर लगातार दावा भी कर रहा है। लेकिन जो बड़े यूनियन का बड़ा लीडर जो है, जिन विषयों, जिन मुद्दों को लेके चलता है, या तो वो चीज खत्म हो जाती है या तो खत्म होने के कगार पे होती है। अब आप खुद सोच लीजिए, जो यूनियन का लीडर आपके विभाग का यह दावा कर रहा था, जो प्राइमरी जो स्कूल बंद हो रहे हैं हम उसको बंद होने नहीं देंगे, तो क्या वो रोक पाया? क्या हमारे अंदर ट्रेड यूनियन को लेके इतनी अविश्वास की भावना पैदा हो गई है कि वो जिन विषयों को लेके प्रदर्शन करता है, जिन मुद्दों को लेके आगे बढ़ता है, तो हमारे अंदर एक समान सिधाड़ा बन बैठी होती है। चाहे कर्मचारी कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, वो कभी मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि भैया ये जो ट्रेड यूनियन का लीडर कर रहा है ये कभी हमारे हित में होगा। और जो हमारे अंदर जो मनोदशा होती है, जो भावना होती है, यकीनन रूप से वो हमें दिखती भी है और बाद में वो रिजल्ट भी मिलता है। तो ये गिरती हुई शाख और गिरती हुई लोकप्रियता के बीच में ट्रेड यूनियन का मूवमेंट खड़ा करना वाकई में चैलेंजिंग का काम है। और मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ ट्रेड यूनियन मूवमेंट करते, अभी 3 साल मैक्सिमम मुझे हुआ। और ट्रेड यूनियन के मंच में आने के बाद एहसास हुआ कि जो ताकत ट्रेड यूनियन में है वो उस देश की सत्ता में भी शायद आप एहसास नहीं कर पाते। काम किया, राजनीतिक जागृति भी काम किया, लेकिन आर्थिक की जब बात आती है तो हम आर्थिक मूवमेंट का इस रूप में प्रदर्शित करते हैं कि कोई गरीब बच्चा है उसको पैसा दे देते हैं पढ़ने के लिए, तो हम समझते हैं कि भाई हमने आर्थिक आंदोलन कर दिया। कोई परिवार गरीब है, शादी के लिए सहयोग कर देते हैं, तो समझते हैं कि हमने आर्थिक आंदोलन के रूप में थोड़ी सी पहल कर दी। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं होता। जो आर्थिक मूवमेंट का आंदोलन है यकीनन वो ट्रेड यूनियन का ही मूवमेंट है। आज नौकरियां यदि बचेंगी तो आने वाला जो हमारा भाई है, जो हमारा बेटा है, जो बहन है, वही लाभान्वित होगा। तो आज जो स्थिति बनी है, जो बनेगी इन फ्यूचर, तो उसका सारा जवाबदेही आज काम कर रहे लोगों के ऊपर है। यदि आप सही रूप से इसको प्रस्तुत कर पाते हैं, जिन शर्तों पे चाहते हैं, जिन मुद्दों को लेके आप आगे बढ़ते हैं, वो आप अपने रूप में पाएंगे। क्योंकि ट्रेड यूनियन जो लगातार इस समाज को लेके चलने वाली जो बात हो रही थी, जो कहने वाली बात थी, इन ट्रेड यूनियनों के नाम पे लोगों को गुमराह किया गया है। आज ट्रेड यूनियन पे आप खुद सोच लीजिए, इन ट्रेड यूनियन की टॉप लीडरशिप कैसे गवर्नेंस होती है। आज आप अपने डिपार्टमेंट में, आज अपने स्कूल में या अपने जिला में बहुत तेज तर्रार हैं, आप अपनी बातें बहुत अच्छे से रख लेते हैं, अधिकारियों के सामने अपने समस्याओं से अच्छा प्रस्तुत कर पाते हैं, या अपने साथियों को अच्छा कन्विंस कर लेते हैं, तो आपको कौन सा पद मिलता है? चलिए आप ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हो गए, आप जिले स्तर के पदाधिकारी हो गए। जिला, ब्लॉक, तहसील स्तर के पदाधिकारियों का एक ही काम होता है, चंदा लेना, भीड़ जुटाना, दरी बिछाना, कुर्सी लगाना, और जो बड़े बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते हैं उसको सफल कराना, ये काम होता है। लेकिन जो राष्ट्रीय लीडरशिप होती है वो पॉलिसी मेकिंग में होती है, जो गवर्नमेंट के साथ बैठती है। ट्रेड यूनियन है, 3-4 कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाली ट्रेड यूनियन है,
3-4 आरएसएस गोवलकर को मानने वाली ट्रेड यूनियन है और 2-3 गांधीवादी विचारधारा को मानने वाली ट्रेड यूनियन है और 1-2 ऐसे ट्रेड यूनियन है जो आरएसएस की बैकबोन ट्रेड यूनियन के आधार पर काम करने वाली ट्रेड यूनियन है। और ट्रेड यूनियन का जो भी आज कॉन्सेप्ट है, मैडम ने बहुत विस्तार तरीके से बताया कि आपके लोगों के द्वारा जो हितों की बात होती है, जो काम के घंटे का निर्धारण की बात होती है, जो काम की प्रकृति की बात होती है, वो ट्रेड यूनियन का काम होता है। जो आज पेंशन की बात हो रही है लगातार, पेंशन एक पॉलिसी मैटर है और पेंशन एक समस्या के रूप में है। और ये जो वर्ग जो काम करने वाला रहा है, ये समस्याओं पे नहीं काम किया है, आइडियोलॉजी बेस पे काम किया है, तब जाके आज खड़ा हो पाया, तब आज जाके बोल पाया है। यदि हम समस्याओं की बात होती, एक छोटी समस्या की बात होती या बड़ी समस्या की बात होती, तो हम कहीं ना कहीं किसी भी ट्रेड यूनियन के माध्यम से जुड़ के उन समस्याओं से लड़ लेते हैं और बहुत अच्छा जितना यहाँ एफर्ट दे रहे हैं वहां एफर्ट देते हो तो उन समस्याओं को हम अपना सॉल्व करा पाते हैं। लेकिन वो ट्रेड यूनियन कर पाते हैं। समस्याओं की सिर्फ बात होती तो सिर्फ हम अपने दोस्ती या सेक्शन में जो हमारा काम करने वाला कर्मचारी साथी है या हमारा रिश्तेदारी में है या जिले स्तर पे जो काम करने वाला कर्मचारी है, उससे अच्छा संबंध बना लेते और घनिष्ठ संबंध बना लेते तो उन समस्याओं से निदान कर लेते। लेकिन ये समस्या सिर्फ के रूप में ट्रेड यूनियन नहीं होती और जो लोग दावा करते हैं इन समस्याओं की हम सॉल्व कराएंगे, आप खुद समझिए ये वर्षों से दावा कर रहे हैं। सिर्फ समस्या निदान करने का मैटर होता तो ट्रेड यूनियन का मामला इस देश में आता ही नहीं। ये सिर्फ समस्या का मैटर नहीं है, ये सिर्फ समस्या का मैटर नहीं है, प्रतिनिधित्व का मैटर है, ये आपके आइडियोलॉजी का मैटर है, ये आपके पूरे अधिकार की बात है। आज जो पोस्ट सरेंडर हो रही है और जो निजीकरण बढ़ रहा है, जो आउटसोर्सिंग बढ़ रहा है, तो क्या ये समस्या है? क्या ये पॉलिसी रिलेटेड मैटर है? चूंकि संचालक महोदय का संदेश आ गया और मैं अपनी बात को विराम करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से आभार। और इस तरह का मंच इजाद होना यकीनन रूप से एक ताकत देता है। इस बहुसंख्यक आबादी के रूप में ट्रेड यूनियन का मंच खड़ा करना अपने आप में चैलेंजिंग है और इस मंच पे काम कर रहे सभी साथियों को मेरा तहे दिल से आभार। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल।